नमस्ते। आज हमारे हाथ जो लेख और रिपोर्टें लगी हैं वो एक ही देश की दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें दिखाती हैं। हम्म। एक तस्वीर में हम जमीनी से जुड़ी सच्चाइयों से रूबरू होंगे, मतलब हमारे पानी में घुले जहर से लेकर बच्चों की देखभाल जैसे बुनियादी सवालों तक। बिल्कुल। और दूसरी तस्वीर में हम देखेंगे कि वही देश दुनिया के मंच पर क्या कमाल कर रहा है, चाहे वो सेहत से जुड़ी कोई नई तकनीक हो या पश्चिम एशिया में कूटनीति का उलझावा खेल। और वो बड़ी तस्वीर अक्सर विरोधाभासों से भरी होती है। एक तरफ हमारी जमीनी हकीकत है और दूसरी तरफ वैश्विक मंच पर हमारी महत्वाकांक्षाएं। हाँ, इन दोनों के बीच का जो तनाव है, जो खींचतान है, वही आज की हमारी बातचीत का असली मुद्दा है। तो चलिए शुरुआत उस चीज से करते हैं जो जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है, पानी। और इसकी कहानी शुरू होती है पंजाब के एक किसान से। सोचिए, एक किसान है जो सालों से अपने खेत में लगे हैंडपंप से पानी पी रहा है। पानी देखने में एकदम साफ शीशे की तरह। हाँ, बिल्कुल। कोई सोच भी नहीं सकता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। बिल्कुल। लेकिन जब उस पानी की लैब में जांच होती है तो एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। उसमें यूरेनियम की मात्रा तय सीमा से कहीं ज्यादा है। यूरेनियम? जी, यूरेनियम, वही तत्व जिसका नाम हम परमाणु ऊर्जा के साथ जोड़ते हैं। वो चुपचाप उस किसान के शरीर में जा रहा था। और ये कोई एक किसान की कहानी नहीं है। एक मिनट रुकिए। यूरेनियम, ये तो सुनने में बहुत डरावना लगता है, पर ये तो एक हैंडपंप की बात हुई। पूरे देश में क्या हाल है? क्या हमारे पास इसका कोई बड़ा आंकड़ा है? हाँ, और आंकड़े बहुत चिंताजनक हैं। 2024 की जो वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट है, वो बताती है कि देश के 440 से ज्यादा जिलों से लिए गए लगभग 20% पानी के नमूनों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक है। 20%? जी, और इसका असर किसी छोटे मोटे इलाके पर नहीं, बल्कि 60 करोड़ भारतीयों पर पड़ रहा है। 60 करोड़? ये तो अमेरिका की आबादी का लगभग दोगुना है। ये आंकड़ा तो मतलब अविश्वसनीय है। इतने सारे लोग हर रोज ऐसा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्हें धीरे धीरे बीमार बना सकता है। बिल्कुल। और इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा बोझ पड़ता होगा। विश्व बैंक का एक अनुमान है कि सिर्फ पानी से होने वाली बीमारियों और नुकसान की वजह से भारत को हर साल लगभग 80 अरब डॉलर का नुकसान होता है। 80 अरब डॉलर? हाँ, ये हमारी जीडीपी का लगभग 6% है। तो ये सिर्फ स्वास्थ्य का संकट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी आर्थिक आपदा है जो चुपचाप हमारी नींव को खोखला कर रही है। और सबसे बुरी बात यह है कि इसका असर सब पर बराबर नहीं होता, है ना? वही तो, जिसके पास पैसा है वो बोतल का पानी या महंगा वाटर फिल्टर खरीद लेता है, लेकिन गरीब परिवार वो उसी दूषित पानी पर निर्भर रहने को मजबूर है। और फिर वो बीमारी, कर्ज और घटती कमाई के एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। ये अदृश्य समस्या वाली बात बहुत अहम है, और ऐसा लगता है कि ये सिर्फ पानी तक ही सीमित नहीं है। हमारे पास एक और लेख है जो एक ऐसे ही दूसरे अदृश्य लेकिन बेहद जरूरी मुद्दे पर बात करता है, बच्चों की देखभाल यानी चाइल्ड केयर। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे हम जमीन के नीचे के पानी के प्रदूषण को और घर के अंदर होने वाले देखभाल के काम को, दोनों को ही अदृश्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। सही बात है। दोनों ही हमारी नींव को चुपचाप कमजोर कर रहे हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 29 अक्टूबर को चाइल्ड केयर के महत्व को मान्यता दी है, लेकिन भारत में तो ताराबाई मोदक और गीजूभाई बधेका जैसे लोगों ने 100 साल पहले ही इस पर काम शुरू कर दिया था। और आज हमारे पास एकीकृत बाल विकास सेवाएं यानी ICDS का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए काम करता है। ये योजना करीब 2.3 करोड़ बच्चों तक पहुंचती है। मतलब ये दुनिया की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। हाँ, है तो। लेकिन यहाँ भी वही सवाल उठता है कि जो लोग इस योजना को जमीन पर चला रहे हैं, जो चाइल्ड केयर वर्कर्स हैं, क्या उनके काम को वो पहचान मिलती है जिसके वे हकदार हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इस मुद्दे का सबसे दुखद पहलू है। इन चाइल्ड केयर वर्कर्स के काम को अक्सर अकुशल यानी अनस्किल्ड मान लिया जाता है। उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है और उनके योगदान को राष्ट्रीय आय के आंकड़ों में गिना तक नहीं जाता। अच्छा। 2019 का टाइम यूज सर्वे एक चौंकाने वाली हकीकत बताता है। भारत में महिलाएं हर दिन औसतन 7.5 घंटे 7.5 घंटे? जी, 7.5 घंटे घर के उन कामों में लगाती हैं जिनकी कोई तनख्वाह नहीं मिलती, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखना। वहीं पुरुष इस पर सिर्फ 3 घंटे लगाते हैं। 7.5 घंटे बनाम 3 घंटे, ये फासला तो बहुत बड़ा है।
और इसका सीधा असर बच्चों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता होगा। सीधा और गहरा असर। जब देखभाल के काम को महत्व नहीं दिया जाता तो उसका असर पोषण पर दिखता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि भारत में 5 साल से कम उम्र के 35.5% बच्चों का कद उनकी उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ रहा, जिसे स्टंटिंग कहते हैं। हाँ, स्टंटिंग, और 32% बच्चों का वजन कम है। ये आंकड़े सीधे तौर पर हमारे भविष्य की सेहत से जुड़े हैं। तो ये जो अदृश्य चीजों को नजरअंदाज करने की आदत है, चाहे वो पानी के अंदर का प्रदूषण हो या घर के अंदर की देखभाल, क्या ये हमारी नीतियों में भी नजर आती है? हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से जुड़ा एक स्रोत है। ये पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस के बारे में है। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, इसे आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। इसे ऐसे समझिए कि कानून के हिसाब से अगर आपको कोई बड़ी फैक्ट्री लगानी है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना है तो आपको काम शुरू करने से पहले सरकार से पर्यावरणीय मंजूरी लेनी पड़ती है। ठीक है। इसे एक्स एंटे या पहले की मंजूरी कहते हैं। लेकिन पोस्ट फैक्टो मंजूरी का मतलब है कि किसी ने बिना मंजूरी के ही फैक्ट्री खड़ी कर दी और अब वो सरकार के पास जाकर कह रहा है कि मुझसे गलती हो गई, अब जुर्माना ले लो और मेरे प्रोजेक्ट को जायज कर दो। अरे ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई पहले घर बना ले और फिर नगर निगम से नक्शा पास करवाने जाए। नुकसान तो हो चुका, अब बस जुर्माना भर के उसे जायज ठहराया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही समझा। पर्यावरण के मामले में ये और भी खतरनाक है, क्योंकि एक बार जंगल कट गया या नदी प्रदूषित हो गई तो आप जुर्माने से उसे वापस नहीं ला सकते। नुकसान की भरपाई लगभग नामुमकिन होती है। सुप्रीम कोर्ट का सिद्धांत हमेशा यही रहा है कि मंजूरी पहले ही मिलनी चाहिए, लेकिन हाल के एक फैसले ने कुछ खास मामलों में इस पोस्ट फैक्टो मंजूरी के लिए एक बहुत छोटी सी खिड़की खोल दी है। तो हमने देखा कि देश के अंदर पानी, देखभाल और पर्यावरण जैसी बुनियादी चीजों को लेकर कितनी गहरी और अक्सर अदृश्य चुनौतियां हैं। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो बेहद उम्मीद जगाता है। बिल्कुल। वो ये कि कैसे भारत इन्हीं चुनौतियों के बीच से दुनिया के लिए समाधान निकाल रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण टीबी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हाँ, ये कहानी का दूसरा रुख है और ये बहुत ताकतवर है। हमारे पास एक लेख है जो पॉइंट ऑफ केयर मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स के बारे में है। ये सुनने में भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब बहुत सरल और क्रांतिकारी है। पहले क्या होता था, टीबी की जांच के लिए मरीज के सैंपल को बड़े शहर के लैब में भेजना पड़ता था और रिपोर्ट आने में हफ्ते लग जाते थे। और तब तक तो मरीज न जाने कितने और लोगों को संक्रमित कर चुका होता था। एग्जैक्टली। पर अब इसमें बदलाव आया है। अब गोवा की एक कंपनी है मॉलबियो डायग्नोस्टिक्स, उसने ट्रूनेट नाम की एक मशीन बनाई है। ट्रूनेट? हाँ, ये एक छोटे बैटरी से चलने वाली पीसीआर मशीन है जिसे आप एक बैग में रखकर किसी भी दूरदराज के गांव में ले जा सकते हैं। अच्छा। और ये मशीन 1 घंटे से भी कम समय में न सिर्फ टीबी का पता लगा लेती है, बल्कि ये भी बता देती है कि मरीज को दवा प्रतिरोधी यानी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी तो नहीं है। वाह, ये तो कमाल है। मतलब एक मशीन जो बैटरी पर चलती है, उसे कहीं भी ले जाकर 1 घंटे में टीबी का पता लगाया जा सकता है। ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देने वाली तकनीक है। बिल्कुल। अब लैब मरीज तक पहुंच रही है, मरीज को लैब तक जाने की जरूरत नहीं। इसका असर दुनिया में भी कहीं दिख रहा है? इसका असर जबरदस्त है। नाइजीरिया में इस तकनीक के इस्तेमाल से दवा प्रतिरोधी टीबी के मामलों की पहचान लगभग 2 गुनी हो गई। मोजाम्बिक और तंजानिया जैसे देशों में इलाज शुरू होने की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है। ये मेड इन इंडिया इनोवेशन दुनिया भर में लाखों जानें बचा रहा है। ये तो सच में गर्व की बात है। और शायद इसी वजह से इस कंपनी को कोई बड़ा सम्मान भी मिला है। हाँ, इसी योगदान के लिए मोलबियो डायग्नोस्टिक्स को हाल ही में प्रतिष्ठित कोचुन प्राइज से सम्मानित किया गया है। कोचुन प्राइज? ये कितना बड़ा सम्मान है? मतलब क्या ये स्वास्थ्य की दुनिया में कोई जाना माना नाम है? इसे आप टीबी की दुनिया का नोबेल पुरस्कार समझ सकती हैं। अच्छा। ये इस क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान है और ये तीसरी बार है जब ये किसी भारतीय संस्था को मिला है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ समस्याओं से जूझ नहीं रहा, बल्कि दुनिया के लिए समाधान भी बना रहा है। हालांकि लेख ये भी साफ करता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। भारत में लगभग 40% टीबी मामलों के लिए कुपोषण जिम्मेदार है, इसलिए सिर्फ अच्छी तकनीक काफी नहीं है। सही बात है। हमें पोषण और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी साथ साथ काम करना होगा। बिल्कुल। और ये नई भूमिका सिर्फ तकनीक तक सीमित नहीं लगती। कूटनीति में भी, खासकर पश्चिम एशिया जैसे मुश्किल इलाके में भारत का दखल बढ़ रहा है। हमारा अगला लेख सऊदी अरब और इजराइल के बदलते रिश्तों पर है, जिसमें अमेरिका एक अहम कड़ी है। हाँ, और ये शतरंज की एक बहुत ही जटिल बाजी है।
कुछ साल पहले पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बाद अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों में बहुत कड़वाहट आ गई थी। हाँ, वो तो काफी तनावपूर्ण दौर था। बहुत ज्यादा। लेकिन फिर राष्ट्रपति बाइडेन ने जुलाई 2022 में सऊदी अरब का दौरा किया। उनका एक बड़ा मकसद था कि सऊदी अरब इब्राहिम समझौते के तहत इजराइल के साथ अपने रिश्ते सामान्य कर लें। लेकिन जाहिर है सऊदी अरब इसके बदले में कुछ बड़ा चाहता होगा। उनकी क्या मांगी थी? उनकी कई मांगें थीं। सबसे बड़ी मांग थी अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी और उन्नत कंप्यूटर चिप्स जैसी हाईटेक तकनीक तक पहुंच। ठीक है, उन्हों पे। लेकिन उन्होंने एक और बहुत बड़ी शर्त रखी थी कि इजराइल के साथ कोई भी समझौता तभी होगा जब फिलिस्तीन के लिए एक विश्वसनीय 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी एक अलग राष्ट्र का रास्ता तैयार हो। और फिर हमास का हमला हुआ और गाजा युद्ध शुरू हो गया, जिसने इस पूरी प्रक्रिया पर जैसे ब्रेक ही लगा दिया। बिल्कुल, उस युद्ध ने सारे समीकरण बदल दिए। लेकिन अब इस कहानी में एक नया मोड़ आ रहा है और वो है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नजरिया। अच्छा, वो इसे कैसे देख रहे हैं? लेख बताता है कि ट्रंप इस डील को एक अलग ही तरीके से देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि अगर वो दोबारा सत्ता में आते हैं तो वो सऊदी इजराइल संबंधों को फिलिस्तीनी मुद्दे से पूरी तरह अलग करने के लिए तैयार हैं। मतलब फिलिस्तीन वाले मुद्दे को साइडलाइन कर दिया जाएगा। हाँ, उनका मानना है कि दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंध एक औपचारिक समझौते के बिना भी हो सकते हैं, जिससे फिलिस्तीन वाला मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये पश्चिम एशिया की राजनीति को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो आज हमने पंजाब के खेतों में जमीन के नीचे के पानी से शुरू करके पश्चिम एशिया की ऊंची कूटनीतिक बिसात तक का सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे अदृश्य समस्याएं जैसे प्रदूषित पानी और देखभाल के काम को कम आंकना देश की नींव को चुपचाप कमजोर करती हैं। और साथ ही हमने भारत की उस ताकत को भी देखा जो दुनिया को दिख रही है। एक ऐसी इनोवेशन की शक्ति जहां टीबी जैसी बीमारी के लिए बनाया गया एक छोटा सा डिवाइस दुनिया भर में उम्मीद की किरण बन जाता है। बिल्कुल। ये सब दिखाता है कि किसी भी देश की तरक्की सिर्फ आर्थिक आंकड़ों या बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं होती। ये उसकी जमीनी हकीकत, उसकी नीतियों की दिशा और दुनिया में उसकी भूमिका के बीच एक नाजुक संतुलन पर टिकी होती है। और आज की इस बातचीत को खत्म करते हुए हम एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जब किसी देश के सामने अपने करोड़ों नागरिकों के लिए साफ पानी और अच्छी देखभाल जैसी बुनियादी जरूरतें हों और साथ ही वैश्विक मंच पर तकनीकी लीडर बनने और कूटनीतिक प्रभाव बढ़ाने के बड़े अवसर भी हों, तो उसे अपने संसाधनों और ध्यान को इन दोनों के बीच कैसे बांटना चाहिए? क्या ये दोनों लक्ष्य एक दूसरे को ताकत देते हैं या फिर इनमें से किसी एक को चुनना एक मजबूरी बन जाती है?